नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम प्रबोध में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको रूबरू कराएंगे देश की प्रदेश की जानी मानी हस्ती से। हर बार हम बात करते हैं किसी न किसी योजना की, सरकार की योजनाओं की, नियम की। तो इस बार हम चर्चा करेंगे मनोरंजन की। हम बात करेंगे फिल्म की, फिल्म के इतिहास की। कैसे फिल्म बनती है, क्या क्रिएटिविटी है, कितनी मेहनत है। और इसके लिए आज हमारे बहुत ही ख्याति प्राप्त मेहमान श्री राजीव गोहिल जी हैं, जो एक फिल्म डायरेक्टर हैं, जिनके पास 35 साल का तजुर्बा है फिल्म डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफिक का। तो बहुत सारी बातें करेंगे हम उनसे और जानेंगे फिल्म और फिल्म के इतिहास के बारे में। तो नमस्कार राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बहुत सारी बातें आपसे की जा सकती हैं क्योंकि फिल्म एक ऐसा है कि हर उम्र का, हर दराज का, हर आदमी उसे देखना पसंद करता है। कहा जाता है कि फिल्म एक समाज का दर्पण है। फिल्म बहुत कुछ सिखाता है और फिल्मों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मनोरंजन के अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जा रही हैं फिल्मों के लिए। कहा जा सकता है कि दर्शकों का टेस्ट चेंज हो गया या फिल्म का जो नज़रिया है वो बदल गया, प्रोड्यूसरों का नज़रिया बदल गया। बहुत सारी हम आपसे बातें करेंगे। सर, शुरुआत में आपका अध्यापन में भी रहा है, फिल्म अध्यापन में भी बड़ा आपने अहम भूमिका निभाई है। बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हैं, माखनलाल में हमारे गुरु भी रहे हैं आप। सर, अब आपका क्या नज़रिया है सर? आप क्रिएटिविटी को कैसे समझाएँगे? फ़िल्म में क्या क्या क्रिएटिविटी होती है कि जिसकी वज़ह से फ़िल्म लोगों को अच्छी लगती है या लगनी चाहिए? और किन क्रिएटिविटी का ध्यान रखना चाहिए प्रोड्यूसर्स को, कैमरामैन को, आर्टिस्ट को, एडिटर को, पोस्ट प्रोडक्शन वालों को? किस के बारे में थोड़ा-सा अगर आप बताएँ? देखिए, ऐसा है कि फ़िल्म का इतिहास अगर देखा जाए तो वो बहुत पुराना नहीं है। हम 2026 में उसके शुरुआती दौर में ये बात कर रहे हैं बैठकर, और 1895 में पहली बार फ़िल्म का जो सारा मामला था, वो इतिहास दरअसल शुरू होता है 1895 में। 28 दिसंबर 1895 फ्रांस में बतौर एक वैज्ञानिक खोज के तरीके से फिल्म जो पहली बार दिखाई गई, वो ट्रेन अराइविंग ऑन ए प्लेटफॉर्म थी। और उसके साथ 5 और फिल्मों के इसी तरह के प्रस्तुतियाँ थीं, जो बमुश्किल एक शॉट की थी। एक ही शॉट उनमें था, शुरू होता है वो शॉट और ख़त्म हो जाता है वो शॉट। बस इतनी ही फिल्म हुआ करती थी। उसमें कहीं भी ये नहीं था कि फ़िल्म कोई कहानी कहने का ज़रिया है, या फ़िल्म कोई कला माध्यम है, या फ़िल्म के ज़रिए कोई संदेश दिया जा सकता है समाज को, या समाज में बदलाव की कोई बात फ़िल्म के माध्यम से कही जा सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं था कहीं। दरअसल वो शुरुआत जब उसकी हुई तो एक वैज्ञानिक खोज, और उस वैज्ञानिक खोज से जो कुछ व्यवसाय संभव था, बिज़नेस जो कुछ संभव था, वो सारी दुनिया में शुरू हुआ। लेकिन धीरे-धीरे जब उसमें डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, बहुत तीव्र डेवलपमेंट हुआ, बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हुआ, तब बहुत सारी चीज़ें उसमें आती चली गईं। यानी अगर हम देखें कि 1895 और फिर 1914, जब पहली बार फ़िल्म के ज़रिए एक कहानी दिखाने की, क्योंकि मूल रूप से ये दृश्य का माध्यम था, और आपको याद ही होगा कि उस ज़माने में फ़िल्में मूक हुआ करती थी, साउंड नहीं था उसमें। इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था कि साउंड भी आ गया हो। लेकिन एक मुकम्मल कहानी, एक पूरी कहानी जो दृश्यों के माध्यम से अपनी बात पूरी की पूरी कह जाती थी। ये फ़िल्म 1914 में पहली बार आई, और उसी के साथ-साथ दुनिया में जो सबसे बड़े स्टूडियोज़ थे, सबसे बड़े स्टूडियो अमेरिका में, यानी वार्नर ब्रदर्स, 20th सेंचुरी फॉक्स, पैरामाउंट पिक्चर्स, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और मेट्रो गोल्डविन मायर्स, ये सारे के सारे एग्जिस्टेंस में आ गए थे, अस्तित्व में आ गए थे। यानी फिल्म के साथ जो सबसे पहली जो चीज़ें जुड़ी, वो जुड़ा व्यवसाय और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। धीरे से उसमें एक आर्ट का जो कंपोनेंट था, जो बाद में सबसे महत्वपूर्ण हो गया, सबसे महत्वपूर्ण हो गया, और वो उसमें जुड़ना शुरू हुआ। तो फिल्म कहानी दिखाने का, अभी भी मैं वही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कहानी कहने का नहीं,
कहानी दिखाने का जरिया बना। सर मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, आपने अभी तक जितनी भी बातें की कि फिल्म की शुरुआत कहाँ से हुई, कितनी हुई, फिल्म दिखाई कैसे गई, कितने ड्यूरेशन की थी, इसमें हिंदुस्तान में अपनी कहानी कहाँ से शुरू हुई? यूं हम देखें, आपने एक बहुत वाजिब सवाल किया है और जी। खूबसूरत सवाल है, मैं इसका जवाब दूंगा। क्या 28 दिसंबर 1895 को फ्रांस के पहले सब वर्षे था, उसमें ये प्रदर्शन हुआ था। और 7 जुलाई 1896 को भारत में होटल में, एक वॉटसन होटल था मुंबई में, उसमें ये पहले प्रदर्शन हुए, ल्यूमियर प्रदर्शन है। और उसमें भी पैसों की झड़ी लग गई, लेकिन उसमें फिल्म शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं था। उस इश्तेहार में जो भी विज्ञापन उस दिन छपा था वहां, उसमें लिखा था तमाशा 7 बजे शुरू होगा। अब ये बड़ी रोचकर कहानी है, ये दास्तान अपने आप में बड़ी सेंसिटाइज करती है कि तमाशा शाम को ठीक 7 बजे शुरू होगा। ल्यूमियर ब्रदर्स के जो नौकर थे वो कलदार, एक चांदी का पूरा रुपया, जो उस जमाने में बहुत महंगी चीज हुआ करती थी, वो उसका टिकट हुआ करता था। यानी आप देखिए कि व्यवसाय और टेक्नोलॉजी तो साथ में थी, लेकिन कला अभी कहीं नहीं थी। कला तो बहुत धीरे से उसमें आई, जब कलाकारों का ध्यान उसकी तरफ गया कि ये इसका जरिया हो सकता है, तब डगलस फेयरबैंक्स, D.W. ग्रिफिथ, चार्ली चैपलिन, इस तरह के लोग सामने आए और इन्होंने कुछ चीजें कर, फिल्में जो जिन्हें हम आज भी माइलस्टोन फिल्म्स कहते हैं। सर्जेई आज भी आइजनस्टीन, देखते हैं तो साहब अपन देखते ही रह जाते हैं, देखते बच्चों ही को रह अपन लगा जाते हैं। देते हैं, रोना गाना करते हैं तो बच्चे तो चार्ली छोड़िए, चैपलिन बड़े, बड़े। यानी चार्ली चैपलिन तो द किड फिल्म चार्ली चैपलिन की, या मॉडर्न टाइम्स, तो बच्चों के लिए, मैं तो नहीं मानता कि वो बच्चों के लिए फिल्में हैं, वो तो पूरी समाज को एक साथ एड्रेस करती हैं। तो भारत का संदर्भ उसमें ये है कि एक भारत में हम जानते हैं ढूंढीराज फाल्के साहब को, दादा साहब फाल्के जिनका नाम, कि 1913 में उन्होंने पहली भारतीय फिल्म बनाई जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने वही माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो थी, माइथोलॉजिकल कथाएं थी हमारे यहाँ, यानी सत्यवान सावित्री हो या कालिया मर्दन है या सीता बनवास है, इस तरह की फिल्में उन्होंने करनी शुरू की। लेकिन इसके भी पहले 1902 में सावे दादा नाम के एक सज्जन हुआ करते थे, उनको सावे दादा के नाम से ही इतिहास जानता है। तो ये जो सावे दादा थे, इन्होंने एक कैमरा खरीदा, गिन्नियां चला करती थी उस जमाने में, तो गिन्नियों में कुछ 35 गिन्नी में एक कैमरा खरीदा उन्होंने, और उन्हें शौक हुआ तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ इस तरह की चीजें बनानी शुरू की, जैसे बंदर का नाच, मदारी का तमाशा, कुश्ती का खेल, इस तरह की चीजें उन्होंने बना के दिखाना शुरू कर दी। ये 1902 से उन्होंने शुरू कर दिया था। मतलब जो जो एक तरह का कवरेज था कि कोई बदारी का कवरेज नाच, कह लें हम, लेकिन इसी तरह की फिल्में जिन्हें फिल्म की का हम बुनियाद में रखते हैं, जिन्हें जो फिल्मों की बुनियाद में हैं, वही फिल्में, वैसी ही फिल्में तो ल्यूमियर ब्रदर्स ने बनाई थी। द ट्रेन अराइविंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, डिमोलिश ऑफ ए वॉल, द गेम ऑफ चेस, इसी तरह की फिल्में थी वो भी, ठीक है। तो ये वही दौर था। 1905 में पहली बार एक ऐसा काम उन्होंने किया, सावे दादा ने ही। एक इंजीनियर बाहर से, विदेश से पढ़ के आया था, तो वो जब जहाज से उतरा था तो उस पर उसका आगमन जो था, उसके आने की पूरी घटना उन्होंने, फिर उसका किस तरह से आया, वो किस तरह उसका स्वागत हुआ, किस तरह उसका जुलूस निकला, ये सारी चीजों को जोड़ जाड़ के उन्होंने एक इस तरह का, हम ये कहें कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म, या न्यूज क्लिप भी बोल सकते या हैं। न्यूज क्लिप भी आप जी कह सकते हैं, जी मैं नहीं कह सकता उसे। तो वो उन्होंने बनाया इस तरह का। और तभी हम गौर करें कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो चुका था। फिल्में उस दौर में भी मूक फिल्में ही बन रही थी, और बहुत ही खूबसूरत 1925 में हमें भारत में एक फिल्म मिलती है, साहूकारी पाश, बाबूराव पेंटर साहब ने बनाई थी। फिर बाबूराव पेंटर के जो शिष्य हुआ करते थे, जिनमें प्रमुख रूप से 3 नाम मैं लेना चाहूंगा, दामले, फतेहलाल और वी शांताराम। वी शांताराम को तो सभी लोग जानते हैं, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्में बनाई भारत में। सर, ये यहाँ यहाँ मैं एक छोटा सा प्रश्न करूंगा, क्लास में तो कर नहीं पाता था, यहाँ तो मैं कर ही सकता हूँ आपसे।
सर आप मुझे ये बताएं कि सर ये जो उस समय तो कोई किताबें भी नहीं थी, हमारे साथ गोहिल सर भी नहीं थे जो हमें बताएं कि आप कहाँ गलत हैं कहाँ सही है। तो उस समय ये जो था सब ट्रायल एंड एरर था, गलतियां करते थे, सीखते थे, आगे बढ़ते थे। वो क्रिएटिविटी कहाँ से आती थी, क्या होना चाहिए, कैसे, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी थी आपने बताया बाहर की थी, फ्रांस की थी, दूसरी कंट्रीज की थी, हिंदुस्तान को तो ने उसे अडॉप्ट किया था। वो दौर कैसा होगा साहब कि किस तरह से वो लोग आगे बढ़े होंगे, क्या हुआ था? आपकी बात बिल्कुल ठीक है तरुण जी कि ये दरअसल ट्रायल और उसी के बाद थी। लेकिन वो लोग मैं मानता हूँ कि बहुत क्रांतिकारी लोग रहे होंगे और बहुत ही कल्पनाशील लोग भी थे। 2 चीज़ें साथ में थी उनमें। एक तो वो समाज के लिए जज़्बा था। जैसे जिन फ़िल्मों के मैंने नाम लिए आपको, कल्याण खदीजा एक फ़िल्म थी, 1919 में बनी थी। 1925 की मैंने आपको साहूकारी पाश फ़िल्म का ज़िक्र किया। संत तुकाराम एक फ़िल्म बनी थी। फ्रांज़ ऑस्टिन ने बॉम्बे टॉकीज़, भारत में भी स्टूडियोज़ एक्जिस्टेंस में आ गए थे। बॉम्बे टॉकीज़ सबसे प्रतिष्ठित स्टूडियो था। यहाँ तक कि आपसे मैं कहना फिर से रिकॉलिंग है ये कि दादा साहब फाल्के ने भी हिंदुस्तान फ़िल्म कंपनी बनाई थी 1913 में। जब उन्होंने हरिश्चंद्र बनाई फ़िल्म तो ये उसी कंपनी के बैनर में बनी और उसमें कहानी थी बाकायदा। तो जब ये कहानी का इंडक्शन हुआ तभी कला के जो बड़े-बड़े सारी चीज़ें थीं उसमें, वो एक्सप्रेशन बनना शुरू हुआ। जब वो अभिव्यक्ति के स्तर पे चीज़ें आईं, तो अपने आप वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन बनता चला गया। सर इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कई फिल्मों को बहुत सारे अवार्ड्स, कई अवार्ड्स मिल जाते हैं, है ना? लेकिन वो फिल्म बॉक्स फिल्म में उतनी ज़्यादा हिट नहीं हो पाती। वो क्या नज़रिया है उस फ़िल्म को चूज़ करने का? एक तो ये नज़रिया हो गया कि साहब 2000 मतलब इन टर्म्स ऑफ कि इतने करोड़ का बिज़नेस कर लिया तो वो फ़िल्म अच्छी होगी। या एक ये हो गया कि उस फ़िल्म को जो आप अवार्ड की जो होती है, जो जूरी सिलेक्ट करती है, आप भी कभी जूरी में रहे होंगे, आपने फ़िल्म भी सिलेक्ट की है, आपको भी कई अवार्ड्स मिले हैं फ़िल्म को लेके, बनाने के ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर। सर उसका नज़रिया बताइए कि वो जो फ़िल्म है, क्या वो ज़रूरी है कि जिसे अवार्ड मिला है, वो दर्शकों को बहुत अच्छी लगे? जो नहीं, बिल्कुल ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है कि जो फ़िल्म अवॉर्डेड हो या जिस फ़िल्म को अवार्ड दिया जाता हो, वो दर्शकों को भी अच्छी लगे। दरअसल ये सबके स्वाद की बात है। आपको भिंडी बहुत पसंद होगी और मुझे भिंडी बिल्कुल नहीं पसंद है, तो अब इसके ऊपर मैं आपके ऊपर तमंचा तान लूँ और आप मेरे ऊपर तमंचा तान लें, तो ये बड़ी असुविधाजनक स्थिति होगी। तो ये सब पसंद नापसंद का। दूसरा फिर एक चीज़ और है, सामान्यतया बहुत जनरलाइज़ करके अगर हम ये कहें, तो पब्लिक के टेस्ट अनसर्टेन हैं, ठीक है? और ये मानक कभी भी नहीं बनाया जा सकता कि जो चीज़ बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल है, जिसने 1000 करोड़ कमा लिए, वो फ़िल्म भी अच्छी ही होगी, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और जिस फ़िल्म को कम लोगों ने देखा, वो अच्छी ज़्यादा होगी या नहीं होगी, ये कोई मानक नहीं है। तो राजीव जी यहाँ हम लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक, फिर उसके बाद बहुत सी बातें करेंगे आपसे आज के फ़िल्म की, आज की टेक्नोलॉजी के बारे में, एआई के बारे में और नए फ़िल्म के डेस्टिनेशन बनते जा रहे हैं, कुछ बातें हम उस बारे में भी करेंगे। तो यहाँ लेते हैं हम छोटा-सा ब्रेक। मेरा नाम गुलरेज़ खान है और मैं यहाँ टेली का प्रोग्राम करने आया हूँ। मैं एक कंसल्टेंट ट्रेनर हूँ, ट्रेनी का लीडरशिप कोच हूँ। मुझे आज ये महुआ रिजॉर्ट में आया हूँ, महुआ हाउस भी बोलते हैं, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे बिकॉज हर जगह आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, डाइनिंग एक्सपीरियंस, दैट एम्बियंस, दैट फसाड, मगर एक अलग एक्सपीरियंस, मतलब अगर आपको रियली फील करना है समथिंग डिफरेंट तो यू शुड कम ओवर हियर। ये बहुत ही सीरीन एक्सॉटिक प्लेस है जहाँ पर आप वाकई में एंजॉय करेंगे और थोड़ा सा टची माहौल है, मतलब वो मिट्टी की खुशबू भी मिलेगी आपको, वो गांव का कल्चर भी मिलेगा,
उसमें बेहतरीन फूड मिलेगा जो शेफ्स का बनाया हुआ नहीं है, वो जो दिल से लेडीज़ बनाती है ना घर में, आपको वो घर वाला मज़ा आएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और एज अ ट्रेनर मुझे ऐसा लगता है ट्रेनिंग के अंदर बहुत बड़ी सक्सेस होती है एम्बियंस भी। पीपल शुड फील गुड, उनको अच्छा लगना चाहिए कि जहाँ हम बैठ के कर रहे हैं, चाहे वो हॉल हो चाहे वो बाहर का हो, तो उसमें ट्रेनिंग में और थोड़े चार चांद लग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इट हेल्प्ड अ लॉट इन माय ट्रेनिंग। एम्बियंस इज़ वेरी गुड, शांत जगह है, और एडवांटेज ये है कि भोपाल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम एक डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट जगह पर यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ का जो एक नेचुरल जो हैबिटेट हमको दिख रहा है वो बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। दिस इज़ अ फैंटास्टिक प्लेस। कंपनी मीटिंग के लिए आए थे, यहाँ का कल्चर, नेचुरल टच, ये सब देख के काफ़ी अच्छा लगा। सर, ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। सर, जो दौर हम बात कर रहे थे अभी 1950 के दशक के पहले की, अब दौर बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, बहुत सारी चीज़ों के एनिमेशन आ गए हैं, ग्राफिक्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई, लोगों को बात करने का तरीका बदल गया। पहले लोग तैयार होके आते थे, आजकल कपड़े उतार के कैमरे के सामने आ जाते हैं, फिल्मों में आ जाते हैं, हिट हो जाते हैं। लोगों का देखने का नज़रिया बदल गया है फिल्म, इसलिए लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, या लोग ऐसा कर रहे हैं इसलिए लोगों ने उसे अडॉप्ट कर लिया है? एक मेरा ये क्वेश्चन है, क्योंकि अब समय कम है। तो मैं इसका जवाब दे दूं आपको जी। सवाल ये है कि आपने जैसा कहा, इससे मैं असहमत हूँ। कमर्शियल फिल्मों का दौर शुरू से रहा जी। और वो अभी भी चल रहा, और अच्छी फिल्मों का दौर भी शुरू से रहा और वो भी अच्छा चल रहा। वो ना कभी बंद होंगे और ना कभी बंद हुए हैं। दूसरी चीज ये है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत तीव्रता के साथ हुआ है, बहुत तेजी के साथ हुआ है, और फिल्मों ने भी उसे उतनी ही तेजी के साथ अडॉप्ट किया। फिल्में इसी तरीके से दोनों धाराएं बराबर से बहती रहेंगी। अच्छी फिल्मों का दौर भी चलता रहेगा, वो शुरुआत से चल रहा है। बाजार को ध्यान में रख के बनाई जाने वाली फिल्मों का दौर भी लगातार चलता रहेगा। आपने टेक्नोलॉजी की बात की, इसमें जो आजकल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल हर जगह फिट हो रहा है, वो भी क्या फिल्मों में अडॉप्ट किया जाएगा, वॉइस ओवर में? देखिए, इसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, और भविष्यवाणी किया जाना जल्दबाजी भी होगी, और मुझे लगता है कि वो ठीक भी नहीं है, क्योंकि आज हम जिस दौर में फिल्मों के बैठे हैं, हम अवतार और इस तरह की फिल्मों के साथ बैठे हुए हैं, है ना। जब ये फिल्में बनाई जा रही होंगी, या सर्जेई आइजनस्टीन जब बना रहे थे 1924 में बैटलशिप पोटेमकिन, या जब 1942 में ऑर्सन वेलेस सिटीजन केन बना रहे थे, या बाइसिकल थीव्स जब बन रही थी, या सत्यजीत रे 57-58 के दौर में जब फिल्में बनाना शुरू किया था उन्होंने, तब ये कल्पनातीत था। कोई सोच ही नहीं सकता था कि फिल्में इस तरह से आगे जाएंगी। जब ब्लैक एंड व्हाइट में फिल्में बनती थी, फिर वो रंगीन हो गई। साउंड नहीं था फिल्म में, साउंड आ गया फिल्म में। तो ये सब चीजें होती चलने वाली चीजें हैं, इसलिए हम इसका प्रेडिक्शन कोई फिल्मकार नहीं कर सकता कि एआई आएगा, किस तरीके से आएगा। हो सकता है उसका प्रभाव बहुत बेहतर हो, और हो सकता है कि उसका प्रभाव बहुत खराब हो, हर तरह से संभव है। आप सर अध्यापन में भी रहे हैं, फिल्म के जी उसमें भी रहे हैं आप? जी, तो मैं फिल्म निर्देशन पढ़ाया। निर्देशन आपने पढ़ाया है, तो उसमें उसके पाठ्यक्रम किस तरह का रहता है सर? देखिए, फिल्म निर्देशन एक पाठ्यक्रम है। जैसे अगर हम फिल्म इंस्टीट्यूट का एक स्टैंडर्डाइज मॉड्यूल माने, तो फिल्म क्या है, जैसा आपसे मैंने अर्ज किया कि बहुत सारे तत्वों बहुत को सारी लेके चीजें हैं उसमें। साउंड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, सिनेमाटोग्राफी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, सारी चीजें हैं उसमें। तो जैसे डायरेक्शन एक एरिया है, साउंड रिकॉर्डिंग एक एरिया है, फिर इसके बाद सिनेमाटोग्राफी एक एरिया है, ठीक है। फिर एक चौथा एरिया है जो एडिटिंग का एरिया है। जैसे पहले फिल्म की एडिटिंग अलग तरह की थी, अब जब डिजिटलाइज हो गई चीज़ें तो बिल्कुल अलग तरह की हो गई।
आगे क्या दौर आने वाला है, क्या टेक्नोलॉजी शेप लेगी, ये कोई नहीं जानता। तो मैं समझ सकता हूँ कि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं इतने सारे ब्ला 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 ब्ला, तो एक अपने आप में बड़ा भारी करिकुलम है और बहुत बड़ा कोर्स है जिसको कि जिसकी विधाओं को अलग अलग लोग एडॉप्ट करते जैसे हैं और लेके मैं आगे। ही डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर के बतौर मुझे काम करते हुए अरसा गुजरा, लेकिन अगर मुझे आप एडिटिंग के बारे में पूछेंगे तो एडिटिंग एक डायरेक्टर के नज़रिए से मुझे पता है कि क्या होनी चाहिए, लेकिन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी अगर आप मुझे मशीन पे बिठा देंगे मुझे कुछ नहीं आएगा, तो मुझे नहीं आती। साउंड मुझे नहीं आता, क्योंकि ठीक है मुझे ये पता है एज डायरेक्टर कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ तो मुझे उस फिल्म में साउंड ये चाहिए और ऐसा चाहिए, एडिटिंग मुझे ऐसी चाहिए और यूं चाहिए, लेकिन आप मुझसे मशीन एक्सपेक्ट करेंगे तो मुझे नहीं आती। ठीक बात है सर। अब एक बिल्कुल आज के वर्तमान में हम आ जाते हैं 2-4 साल पहले में। भोपाल में ऐसा जैसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, चंदेरी में ऐसा जैसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन अभी देखने में आया है कि मुंबई नगरी से बहुत सारे प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर यहाँ आके फिल्म बनाने का काम शुरू कर दिया। क्या चीज उनको दिखी जो पिछले 100 सालों में नहीं दिखी थी और एकाएक दिख गई कि मैक्सिमम फिल्म्स भोपाल में बननी शुरू हो गई हैं? तो इसमें सिर्फ भोपाल नहीं है टारगेट, इसमें बहुत सारी जगह हैं टारगेट जी। हो सकती हैं। तो क्या यहाँ है। वजह बम्बई से निकल के बाहर आने का क्या? बम्बई से निकल के उसके कई कारण हैं। बम्बई में फिल्म बनाना महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है। आर्टिस्ट महंगे, एक्स्ट्रास की अगर जरूरत है, जूनियर आर्टिस्ट की जरूरत है तो बहुत महंगे हैं। हम लोकेशंस के लिए मुंबई में बहुत ज्यादा महंगी हैं, ये भोपाल में बहुत सस्ती हैं। उस तरीके से भोपाल के होटल्स सस्ते हैं। तो दरअसल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस जो हैं फिल्म के, वो डायरेक्टर्स को अपने डैन से, मैं ये कहूँगा कि अपनी मांद से बाहर निकलने पे मजबूर कर रहे हैं कि वहाँ महंगा है। वहाँ अगर एक फिल्म का बजट 100 करोड़ जाता है तो वो भोपाल में आने पर 60 करोड़ रह जाता है, और लोग ज़्यादा खुशी से, ज़्यादा उत्साह से, कम पैसे में ज़्यादा उत्साह से काम करने वाले मिल जाते हैं। 10 लोगों को बुलाएंगे, 100 लोग पहुँच जाएंगे। ये उदाहरण देखे हैं मैंने। तो सीरीज़ बन रही हैं, वेब सीरीज़ बन रही हैं भोपाल में। तो उसके पीछे सिर्फ इतना है और कुछ नहीं है। असली जो मंतव्य है, असली जो मोटिव है, वो है फाइनेंशियल, आर्थिक। 100 करोड़ का बजट मुंबई में लगता है, भोपाल में या चंदेरी में वो ठीक है, लोकेशन एक कैच हो सकता है कि चंदेरी एक खास तरह की लोकेशन है, भोपाल में एक खास तरह की लोकेशन मिलती है, तो एक फ्रेशनेस आती है, विजुअल्स में एक फ्रेशनेस आती है। ये भी एक कारक तत्व है। सर एक जाते जाते आखिरी प्रश्न। जी। आपने बहुत सारे इम्तिहान लिए, आप कितने इम्तिहान में पास हुए हैं कि आपके जो छात्र हैं उन्होंने कुछ मुकाम हासिल किया? इसका क्या जवाब दूं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आने वाले युवाओं को, पीढ़ियों को, छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे अगर वो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उन्हें सिर्फ ये, जैसा मैंने आपसे कहा कि या तो वे बाकायदा इसकी तालीम लें, बाकायदा इसकी शिक्षा ग्रहण करें और इसमें इस माध्यम में दक्षता हासिल करें, या फिर किन्हीं वरिष्ठ फिल्म मेकर्स के साथ सीखें और उनके शागिर्दी करते हुए चीज़ों को समझें, देखें, जानें। और तीसरा एक है कि ग्रैंड मास्टर्स का काम देखते हुए, पुराने जो ग्रेट फिल्म्स हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं, फिक्शन फिल्म्स हैं, उन्हें देखते हुए, क्योंकि उससे भी सीखा जा सकता है। तो ये 3 जरिए हैं। लेकिन हाँ, बिना दक्षता के, बिना कौशल के और बिना कलात्मकता के, सबसे पहली चीज, दक्षिणा दिए हुए भी गुरु को नहीं, गुरु की दक्षिणा को तो मैं इतना नहीं मानता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ये पहचान लें कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं। तो बेहतर ये है कि कुछ कौशल जाने, सीखें, समझें। समझ में आती है फिल्म, वो माध्यम है कि जो अपने आप सिखाता है। आप एक अच्छी फिल्म देखेंगे, एक महान फिल्म देखेंगे, वो आपको सारे आयामों की शिक्षा अपने आप देगी। तो सर यहाँ
इतनी रोचक बातें आपसे चल रही हैं और इस सिलसिला मुझे नहीं लग रहा कि ख़त्म भी होगा। तो राजीव जी, यहाँ हम आपसे लेते हैं इजाज़त, और अगली बार हम चाहेंगे कि आप फिर से समय निकालें और बची हुई कई बातों को, कई पहलुओं को आप हमारे दर्शकों को बताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज का कार्यक्रम के समापन हम यहीं करते हैं और अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त।